हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज से हम अपना जो क्रैश कोर्स है अकाउंटेंसी का वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम जो थियोरेटिकल पार्ट है, पहले टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो कंप्लीट कवर करेंगे। मेरा पहले आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन रहेगा कि मैंने जो एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं, आप वो वीडियो पहले जरूर देखें। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एनपीओ चैप्टर है ये फाइनल एग्जामिनेशन में आने वाला है 5 नंबर का। 3 क्वेश्चंस रहेंगे 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। आज जो मैंने इसका थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट थ्योरी पार्ट A to Z 30 क्वेश्चंस में कवर किया है। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एनपीओ। तो एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। That organization which is set up for welfare of the society and not for the earning profits like school, hospitals, etc. Question number 2, write the name of any 2 books of accounts which need to be maintained by NPOs. मुझे 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नाम लिखने हैं जो एनपीओ मेंटेन करती है, या फिर लिस्ट एनी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर मेंटेन्ड बाय द एनपीओज, या फिर 2 ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनपीओ प्रिपेयर करती है। तो बच्चों, एनपीओ एक तो प्रिपेयर करती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा प्रिपेयर करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा प्रिपेयर करती है बैलेंस शीट। मुझे केवल 2 ही के नाम लिखने हैं तो मैं कोई भी 2 इसमें से लिख सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मेन ऑब्जेक्टिव और मोटिव ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज इट इज सोशल वेलफेयर। ये क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू टाइप में आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ईच नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सबमिट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद। तो बच्चों, हर एक अकाउंटिंग ईयर के आखिरी में हर एनपीओ को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास सबमिट करने होते हैं। कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट? रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ एनपीओ। तो एनपीओ की कोई 2 फीचर बतानी है। पहला फीचर सोशल वेलफेयर मोटिव, दूसरा फीचर जो एनपीओ की मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है सब्सक्रिप्शन, चंदा, डोनेशंस, मेंबरशिप फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। नंबर 3, जो एनपीओ है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं मेंबर्स एंड मैनेज्ड बाय मैनेजिंग कमिटी और एग्जीक्यूटिव कमिटी, और इस कमेटी को इलेक्ट भी करते हैं मेंबर्स। एक और फीचर की बात करें, जो फंड रेज्ड करती है एनपीओ थ्रू वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड अकाउंट। जो भी एनपीओ फंड रेज करेगी वो फंड हमेशा हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मुझे कोई 2 फीचर्स लिखने थे, मैं 2 ही फीचर 2 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनका नाम हर बार 2 ही क्यों आ रहे हैं बच्चों? क्योंकि एनपीओ में से मेरा हाईएस्ट क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो है 2 नंबर। 2 नंबर में थियोरेटिकल की आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 2 नंबर में आएगा मेनली प्रैक्टिकल। इसका मतलब 1 नंबर में ही मेरा क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में से, जहां मुझे 2 फीचर किन्हीं 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम या फिर कहीं एक डिफरेंस लिखना हो। इसलिए मैंने क्वेश्चंस में 2 डिफरेंसेस, 1 डिफरेंस, 2 नाम, यही कवर किया हुआ है। अगला बात करें, लिस्ट एनी 2 बुक्स मेंटेन्ड बाय द एनपीओ। ये क्वेश्चन इस बार आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर उसमें भी आया था। तो एनपीओ 2 बुक्स प्रिपेयर करती है, एक तो कैश बुक, एक मेंबर्स सब्सक्रिप्शन बुक। वहां मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आना चाहिए था लिस्ट एनी 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। तो उसमें आंसर लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, या फिर रिसीट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे 2 बुक्स जो एनपीओ मेंटेन करती है, कैश बुक, मेंबर सब्सक्रिप्शन बुक, स्टॉक रजिस्टर एटसेट्रा। स्टॉक रजिस्टर क्यों? क्योंकि कुछ एनपीओ ऐसी हैं जो कोई पर्टिकुलर आइटम परचेज करती है और वो बेचती भी है। अगला 7th है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज। तो बच्चों, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को हम कैश एंड बैंक अकाउंट या फिर केवल कैश अकाउंट भी कहते हैं, जबकि ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो बनता है कैश बुक में से। तो 7वां क्वेश्चन आप लोग देखोगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, तो यहां लिखना है कैश अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यहां लिखना है कैश बुक।
इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आ सकता है एमसीक्यू में। पहला ऑप्शन आपको दे रखा होगा, यदि इस टाइप का क्वेश्चन है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज आल्सो नोन एज, पहला ऑप्शन कैश बुक, तो जल्दीबाजी में कैश बुक आंसर टिक नहीं करें, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। रिसीट एंड पेमेंट को अकाउंट को हम बोलते हैं कैश अकाउंट, जबकि बनता कहां से है, कैश बुक में से। 9th क्वेश्चन, नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज, तो मेरा जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है बच्चों उसका नेचर है रियल, क्योंकि यहां पर जो मेरा कैश है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और कैश एक एसेट है। अगला, अगर एंटिटी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करती है तब वो माना जाएगा पर्सनल अकाउंट। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मानेंगे रियल नेचर का। अगली बात करें, मेन मोटिव फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट मतलब जो मेरा कैश अकाउंट है उसको बनाने का मोटिव है मुझे फाइंड आउट करना है क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो मेन मोटिव है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक कैलकुलेट करना। अगला क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक और अकिन टू, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस अकाउंट जैसा दिखता है, तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस जो प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज हैं वो बनाती हैं P&L, और जो एंटिटी जिनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर है वो प्रिपेयर करती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले में करा है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है इसका नेचर क्या है, तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसमें सारे इनकम और एक्सपेंस आने वाले हैं, इसका नेचर रहेगा नॉमिनल। अगला क्वेश्चन, मेन मोटिव फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को मेन जो मोटिव है बनाने का वो है बच्चों फाइंड आउट करना सरप्लस या फिर डेफिसिट। जैसे P&L अकाउंट को बनाने का मेन मोटिव है कैलकुलेट करना प्रॉफिट या फिर लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने का मेन मोटिव है सरप्लस और डेफिसिट। ये जो मैं आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, इस क्वेश्चन की पूरी एक शीट PDF फॉर्म में मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आप लोग वहां से डाउनलोड करें और डाउनलोड के बाद फोन में ही चेक नहीं करें, फोन में ही नहीं स्टडी करें, उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद स्टडी करें, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे तरह से याद होंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला है एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बच्चों रिकॉर्ड करने पेमेंट्स ओवर डेबिट साइड, मतलब यदि पेमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड ज्यादा है, रिसीट साइड कम है, पेमेंट हुआ है ज्यादा पैसा आया कम, तो बच्चों इसे बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। और इस तरह की कंडीशन केवल तब संभव है जब NPO बैंक के थ्रू डीलिंग करती है। यदि कैश में डील कर रही है केवल, तो इस तरह की कंडीशन कभी भी संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, मतलब अब रिसीट साइड ज्यादा है, वो भी किस अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ओवर क्रेडिट साइड। यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नाम पर नहीं जाए क्योंकि नाम यहां पर पहले इनकम है यहां एक्सपेंडिचर है, नाम के अकॉर्डिंग अकाउंट कभी नहीं बनता। ये इनकम है वो आता है क्रेडिट में, एक्सपेंडिचर है वो आता है डेबिट में। ये कह रहा है कि यदि डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, वो भी किससे, इनकम से, तो क्या होगा, लॉस को बोलते हैं डेफिसिट। एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओवर क्रेडिट साइड इज नोन एज डेफिसिट। अगला क्वेश्चन, अब यदि क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड से ज्यादा है, क्रेडिट साइड में इनकम, डेबिट साइड में एक्सपेंस, अब यदि इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है तो उसे बोलेंगे सरप्लस। याद रखें, यदि डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर वाली साइड, क्रेडिट साइड मतलब इनकम वाली साइड से ज्यादा है तो होगा डेफिसिट, और यदि क्रेडिट साइड मतलब इनकम वाली साइड, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस वाली साइड से ज्यादा है तब होगा सरप्लस। अगली बात करें, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मुझे दो डिफरेंस लिखनी है रिसीट पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच में। तो पहला डिफरेंस, जो मेरा रिसीट एंड पेमेंट है उसका नेचर रियल है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर है नॉमिनल। दूसरा डिफरेंस, रिसीट एंड पेमेंट को बनाने का मेरा मोटिव जो है वो है फाइंड आउट क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने का मोटिव है टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। और डिफरेंस आप लोग लिख सकते हो कि यदि रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से कम है, मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, यदि डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से कम है तो आएगा बैंक ओडी,
जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से कम है, तब आएगा सरप्लस। तो ये डिफरेंस भी आ सकता है। बात करें बच्चों अगले क्वेश्चन की, राइट एनी टू आइटम्स शोन अंडर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बट नॉट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किन्हीं दो आइटम के बारे में बताइए जो हम रिसीट एंड पेमेंट में तो लिखते हैं लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो मेरा कैश बैलेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस जो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। इसके अलावा कोई एसेट खरीदेंगे नगद में, एसेट का केवल डेप्रिसिएशन आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जबकि रिसीट एंड पेमेंट में वो एसेट नगद में परचेज होगी वो रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, यदि लाइबिलिटी का पेमेंट होगा वो भी केवल आएगा रिसीट एंड पेमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। अगला स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव करोगे ये भी केवल रिसीट एंड पेमेंट में आएगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो होती है कैपिटल नेचर की और जो आएगी रिसीट एंड पेमेंट के बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट में। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, राइट एनी टू आइटम्स शोन अंडर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बट नॉट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, राइट एनी टू आइटम्स विच शोन अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट नॉट इन दी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मुझसे भी गलती हो सकती है तो उसके लिए थोड़ी माफी। जबकि ये क्वेश्चन है, राइट एनी टू आइटम्स शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट नॉट इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैं आपको जो शीट दूंगा उसमें ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा सही। राइट एनी टू आइटम्स विच शोन अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट नॉट इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ऐसे आइटम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं, नंबर 1 डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएगा। डेप्रीसिएशन से कैश पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। इसके अलावा सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट निकालना ही मोटिव है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जो कभी भी शो नहीं होता रिसीट एंड पेमेंट में। इसके अलावा खर्चे जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो बकाया है, एक्रूड इनकम जो करंट ईयर की इनकम हमने रिसीव नहीं की लेकिन कमा तो ली है। तो ये सारे आइटम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने वाले हैं लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन, ये तो मैंने बात कर ली दो ऐसे आइटम जो रिसीट एंड पेमेंट में आएंगे लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर नहीं आएंगे, दो ऐसे आइटम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएंगे। अब मुझे कोई दो ऐसे आइटम बताएं जो दोनों में आएंगे, रिसीट एंड पेमेंट में भी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी। राइट एनी टू कॉमन आइटम्स शोन रिसीट एंड पेमेंट एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो नंबर 1 है जनरल डोनेशन। यदि जनरल डोनेशन रिसीव की है तो जनरल डोनेशन का जो पर्पस है वो स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए वो इनकम साइड तो लिखेंगे ही, और कैश का इनफ्लो है तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड भी आएगा। करंट ईयर एक्सपेंस पेड, करंट ईयर जो खर्चे पेड कर दिए, करंट ईयर का खर्चा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। पेमेंट किया है तो रिसीट एंड पेमेंट में भी रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड। करंट ईयर की इनकम जो रिसीव्ड कर ली जैसे सब्सक्रिप्शन, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट एटसेट्रा, तो करंट ईयर की इनकम रिसीव की है, इनकम तो करंट ईयर की है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, रिसीव की है रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड। तो कोई दो ऐसे आइटम जो दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उसका डिस्कशन कर लिया। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट इज सरप्लस और डेफिसिट इज एडजस्ट इन। जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब नेट आउटकम जो या तो होगा सरप्लस यदि इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम, या फिर होगा डेफिसिट इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा। तो बच्चों इसको एडजस्ट करते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के अंदर। सरप्लस होगा ऐड कर देंगे, डेफिसिट होगा माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 22 लिस्ट एनी 3 आइटम्स विच आर नीड टू बी कैपिटलाइज और एडेड इन कैपिटल फंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। कैपिटल फंड में ऐसे कौन से आइटम है जो साल के आखिर में जोड़ दिए जाएंगे या फिर एडजस्ट कर दिए जाएंगे। मुझे किन्हीं 3 आइटम्स के बारे में लिखना है। नंबर 1 लीगेसीज, लीगेसीज की डेफिनेशन वो डिस्कस करेंगे कि लीगेसी का क्या ट्रीटमेंट होगा और लीगेसी का मतलब होता क्या है। लीगेसी एक आइटम। दूसरा है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस केवल तब जब स्पेसिफाइड हो, अगर स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफाइड का मतलब एंट्रेंस फीस केवल तब कैपिटलाइज करनी है, तब एडजस्ट करनी है कैपिटल फंड में जब क्वेश्चन कहता है साइलेंट रहेगा तो कैपिटलाइज नहीं करनी। और लाइफ मेंबरशिप फीस। तो मेरे 3 आइटम जो मुझे
कैपिटल फंड में एडजस्ट करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। अगला 23, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन क्या है? ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्सक्रिप्शन बच्चों, जो एनपीओ का मेंबर है वो हर साल अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करने के लिए फीस पेड करता है, उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इट इज अ मेंबरशिप फीस पेड बाय ईच मेंबर एनुअली। यदि एनपीओ का मेंबर एनुअली फीस पेड करेगा उसे बोलेंगे सब्सक्रिप्शन। यदि पूरे लाइफ की सब्सक्रिप्शन को एक बार में पेड कर देगा उसे बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। मुझे बात करनी है केवल सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन इफ इट इज अ मेंबरशिप फीस पेड बाय ईच मेंबर एनुअली। और ये एक एनपीओ की मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ये एक एनपीओ की मेन सोर्स ऑफ इनकम है जो कहां शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन क्या होगा वो भी देखें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बात कर ली है, ये शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड में। कौन सा अमाउंट शो करेंगे? जो करंट ईयर की इनकम बनती है। करंट ईयर की इनकम बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम अगले लेक्चर में जब डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट तब कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मुझे सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में शो करनी है करंट ईयर की इनकम। बैलेंस शीट में बच्चों, बैलेंस शीट में केवल तब आएगा जब या तो करंट ईयर वो रह जाता है आउटस्टैंडिंग, मतलब हम रिसीव नहीं कर पाए, मेंबर ने हमें पेड ही नहीं की, या फिर मेंबर हमें एडवांस में पेड कर चुके हैं। तो यदि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो वो दिखाएंगे एसेट साइड में, और यदि एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो वो दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में। एडवांस सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर अपना जो मॉडल टेस्ट पेपर है इस बार आरबीएसई बोर्ड ने उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट में जो हमने करंट ईयर में चंदा रिसीव कर लिया, चाहे वो करंट ईयर का हो, लास्ट ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, तीनों हम शो करेंगे रिसीट साइड में। तो इट विल बी शोन ऑन द रिसीट साइड अंडर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, नो मैटर वेदर इट इज रिलेटेड और कंसर्न्ड विद करंट ईयर, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोनेशन? यहां आएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोनेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रेजेंटेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोनेशन? वापस मैं आपको जो शीट भेजूंगा, इस वीडियो के नीचे शीट अटैच करने वाला हूं, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सही रहेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोनेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चों डोनेशन क्या है पहले वो समझे। डोनेशन मीन्स गिफ्ट्स इन कैश, या तो कैश में कुछ गिफ्ट आ गया, डोनेशन आ गया, या फिर प्रॉपर्टी जो एक एनपीओ को रिसीव हुई है आइदर विद स्पेसिफिक मोटिव और जनरल मोटिव। गिफ्ट या फिर गिफ्ट जो कैश में है या फिर प्रॉपर्टी के फॉर्म में है जो एनपीओ को रिसीव हुई है विद स्पेसिफिक मोटिव और जनरल मोटिव। स्पेसिफिक और जनरल का इंपैक्ट क्या रहेगा वो भी समझें। यदि उस डोनेशन का मोटिव है स्पेसिफिक तब ये आएगा बैलेंस शीट में। स्पेसिफिक मोटिव मतलब स्पेसिफिक कैपिटल रिसीट है तो ये हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। यदि जनरल डोनेशन है तो हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में। प्रेजेंटेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा इनकम साइड में मतलब क्रेडिट साइड में। यदि क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तब भी हमें मान रहा है जनरल डोनेशन। यदि क्वेश्चन में मुझे स्पेसिफिक केवल गिवन है जनरल डोनेशन, ये दिया नहीं है स्पेसिफिक है जनरल है, मानेंगे साइलेंट केसेस में ये डोनेशन होगी जनरल, और ये हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में। बैलेंस शीट में शो करेंगे लाइबिलिटी साइड में एज अ स्पेसिफिक डोनेशन, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना अमाउंट हमने करंट ईयर में रिसीव किया चाहे स्पेसिफिक हो या फिर जनरल हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीगेसी, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लीगेसी मीन्स इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। किसी भी डिसीज्ड पर्सन की विल, इच्छा के अकॉर्डिंग एनपीओ को जो भी अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है उसे बोलते हैं बच्चों लीगेसी, विद आइदर स्पेसिफिक पर्पस और विदाउट पर्पस। मतलब लीगेसी एनपीओ जो रिसीव करती है कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी अमाउंट जो एनपीओ रिसीव कर रही है उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है या उसका कोई जनरल पर्पस भी हो सकता है। वापस स्पेसिफिक पर्पस रहेगा तो कहां शो करेंगे, बिल्कुल सही बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। जनरल पर्पस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में। अब सर यदि क्वेश्चन साइलेंट है तब क्या करेंगे, तो बच्चों लीगेसी के केस में कहता है यदि क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हमेशा मानेंगे स्पेसिफिक ही पर्पस है, मतलब स्पेसिफिक पर्पस है।
प्रेजेंटेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में, इफ लीगेसी इज जनरल बैलेंस शीट में इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट और मेंशन्ड, जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तब भी मानेंगे लीगेसी स्पेसिफिक है, बैलेंस शीट में शो करनी है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें जो अमाउंट हमने करंट ईयर में रिसीव किया है, यदि मैंने कैश रिसीव किया है केवल तब ही आएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ऐसे ही ऊपर जो डोनेशन है, डोनेशन में यदि मैंने कोई प्रॉपर्टी रिसीव की है, ऊपर वाले में डोनेशन में कोई प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा हूं तो वो नहीं आएगा रिसीट एंड पेमेंट में, वो उस केस में यदि स्पेसिफिक है बैलेंस शीट के अंदर आएगा। तो ये बात होगी अपनी लीगेसी की क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फीस ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रेजेंटेशन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चों लाइफ मेंबरशिप फीस मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे मेंबर जो हर साल अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड करना पसंद नहीं करते, वो अपने पूरे लाइफ का सब्सक्रिप्शन एक बार में ही पेड कर देते हैं, वो कहलाती है लाइफ मेंबरशिप फीस। सम मेंबर्स पे देयर सब्सक्रिप्शन फी इन लमसम इंस्टेड ऑफ एनुअल प्रीमियम, सो इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट शोन ऑन दी लाइबिलिटी साइड। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हर केस में ही लाइबिलिटी साइड शो करनी है, और रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू यू मीन बाई एंट्रेंस फीस ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रेजेंटेशन। तो एंट्रेंस फीस, जब भी कोई मेंबर एनपीओ में एडमिट होता है, कोई नया मेंबर एनपीओ से जुड़ा है, तब वो एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फी पेड करता है। तो एंट्रेंस फी ऑल्सो नोन एज एडमिशन फी विच इज पेड बाई मेंबर वंस एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर और एट द टाइमिंग ऑफ एडमिशन। इट इज शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जब भी मेंबर ऐड होगा एनपीओ के अंदर, तब जो भी एंट्रेंस फी एनपीओ रिसीव करती है वो हम शो करेंगे इनकम साइड में। यदि क्वेश्चन स्पेसिफिक कह रहा है कि इसमें से कुछ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करनी है, उस केस में आप लोग उस एंट्रेंस फी को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेके जाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा ही एंट्रेंस फीस इनकम साइड शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑनरेरियम एंड एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो बच्चों ऑनरेरियम, जब भी एक एनपीओ के अंदर कोई फंक्शन है, आपके स्कूल में भी फंक्शन है, तो स्कूल के फंक्शन में कोई गेस्ट आया हुआ है तो स्कूल वाले उनके सम्मान में कुछ उन्हें भेंट देते हैं, तोहफा देते हैं, उसे बोलेंगे ऑनरेरियम। स्कूल का तो खर्चा हो ही गया, तो स्कूल इस खर्चे को रिकॉर्ड कहां करेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऑनरेरियम इट इज द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज नॉट द रेगुलर एम्प्लॉय, जो एक एनपीओ का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, विच मे बी इट इज द अमाउंट पेड आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑनर ऑफ अ पास्ट प्रेजेंस इन एनी फंक्शन। मतलब ये किसी एक व्यक्ति को किसी फंक्शन में प्रेजेंट होने पर एक सम्मान दिया जा रहा है, या फिर किसी पर्सन को एक फंक्शन में परफॉर्म करते वक्त जो भी इनाम दिया जा रहा है उसे बोलेंगे ऑनरेरियम। एक्सपेंस है एनपीओ के लिए, तो ये शो करेंगे हमेशा एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट में कब आएगा, जब करंट ईयर में ऑनरेरियम पेड नहीं किया, उस केस में बैलेंस शीट में भी आएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आएगा। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय एंडाउमेंट फंड, एक्सप्लेन इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो बच्चों एंडाउमेंट फंड बोलते हैं जो भी कैश या फिर प्रॉपर्टी एक एनपीओ ने रिसीव की है, वो भी स्पेसिफिक मोटिव के साथ। यदि एंडाउमेंट फंड है तो 100% केसेस में वो होती है कैपिटल रिसीट, शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। एंडाउमेंट फंड इट इज द स्पेसिफिक फंड रिसीव्ड बाय एनपीओ इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, वेदर आइदर इन कैश और प्रॉपर्टी। जो गिफ्ट रिसीव किया है चाहे कैश के फॉर्म में या प्रॉपर्टी के फॉर्म में, इट इज प्रेजेंटेड ऑन द लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमेशा एंडाउमेंट फंड मानते हैं स्पेसिफिक पर्पज है इसका, शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है, शो दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दी फॉलोइंग आइटम्स। मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शो करनी है। एक है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दूसरा है सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, नंबर थर्ड है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल या फिर सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन। तो बच्चों पहला आइटम है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जब भी एनपीओ बेचेगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल उसका प्रॉफिट या फिर लॉस ही रिकॉर्ड होगा। मैं जितने अमाउंट पे फिक्स्ड एसेट को बेच रहा हूं वो अमाउंट नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में,
वो अमाउंट जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड में। यदि कुछ लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वही मुझे रिकॉर्ड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में जितने की एसेट मैंने बेच दी, जितने की बुक वैल्यू वाली मैंने फिक्स एसेट बेच दी, वो अमाउंट माइनस होने के बाद आएगा बैलेंस शीट में रिमेनिंग अमाउंट। तो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट विल बी शोन ऑन द इनकम साइड एंड लॉस ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ओनली। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट रिकॉर्ड ऑन द रिसीट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये बात थी मेरा सेल ऑफ फिक्स एसेट की। दूसरा आइटम है सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। जो भी न्यूज़पेपर बेचे हैं तो न्यूज़पेपर हमेशा एनपीओ के लिए अदर इनकम ट्रीट की जाएगी। इनकम ट्रीट करेंगे तो 100% केसेस में न्यूज़पेपर को हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, और जो पैसा रिसीव कर रहे हैं रिसीट पेमेंट अकाउंट भी बनाना है या प्रेजेंटेशन देनी है तो रिसीट साइड में। अगला सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का ट्रीटमेंट भी सेम फिक्स एसेट जैसा होगा। यदि एनपीओ स्पोर्ट्स मटेरियल बेचती है तो उस केस में प्रॉफिट या लॉस हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जितने अमाउंट पे बेचा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स मटेरियल का वैल्यू आएगा उस बेचे हुए स्पोर्ट्स मटेरियल को माइनस करने के बाद। कितना माइनस करेंगे, बुक वैल्यू। अगला स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन। स्पोर्ट्स मटेरियल यदि कंज्यूम किया है तो कंज्यूम वाला पार्ट आएगा मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में। बैलेंस शीट में कंजम्पशन के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो शो करेंगे। इसका मतलब जो रिसीट एंड पेमेंट है उसमें केवल वही अमाउंट आएगा जो स्पोर्ट्स मटेरियल हमने खरीदा है, कंजम्पशन का अमाउंट नहीं आएगा। बच्चों ये तो मैंने बात की थ्योरी पार्ट की। अब इस थ्योरी पार्ट से जो कंसर्न्ड क्वेश्चंस हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इसका एक पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आप वहां से डाउनलोड करें, हार्ड कॉपी में प्रिंट निकालें, सारी डेफिनेशन अच्छे से याद करें। और अगले लेक्चर में इस पूरे थ्योरी पार्ट का जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कंप्लीट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और प्रैक्टिकल पार्ट के साथ मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए तैयारी करें अच्छे से। थैंक यू।